स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 अभ्यास का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे भट्ठी क्या है, परावर्तनी भट्ठी क्या है, मफल भट्ठी क्या है, वात्या भट्ठी क्या है, विद्युत अपघटनी भट्ठी क्या है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, भट्ठी तत्वों के निष्कर्षण के लिए निम्न भट्ठियाँ का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो तत्वों का निष्कर्षण किया जाएगा उसमें निम्नलिखित भट्ठियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग करेंगे, मफल भट्ठी का प्रयोग करेंगे, वात्या भट्ठी का प्रयोग करेंगे। तो परावर्तनी भट्ठी क्या होता है, परावर्तनी भट्ठी का चित्र कैसे बनता है, तो आप सभी विद्यार्थी इसे नोट करते चलिएगा क्रमशः। परावर्तनी भट्ठी में अयस्क सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आता है। जो परावर्तनी भट्ठी होता है उसमें जो अयस्क होते हैं वो सीधे ज्वाला मतलब आग के संपर्क में नहीं आता है, बल्कि गर्म गैसों भट्ठी के दीवारों से परावर्तित होकर के अयस्क से टकराता है। इसलिए इस भट्ठी को परावर्तनी भट्ठी कहते हैं। तो परावर्तनी भट्ठी क्यों कहा जाता है, तो परावर्तनी भट्ठी में जो अयस्क होते हैं वो सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आते हैं, बल्कि जो गर्म गैस होते हैं भट्ठी के दीवारों से टकरा करके परावर्तित होकर के अयस्क से टकराता है। इसलिए इस भट्ठी को क्या कहते हैं, परावर्तनी भट्ठी कहते हैं। तो परावर्तनी भट्ठी का चित्र क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो परावर्तनी भट्ठी में जो यह भाग बना हुआ है, यहाँ से जो है हवा का माध्यम जाएगा और यह जो है अयस्क है और इसमें जो है ज्वाला जल रहा है, इसमें निकल रहा है जो गर्म गैसें हैं। और यहाँ बना हुआ है हापर, क्या है, हापर है, जिसके माध्यम से किसको रखा जाएगा, जो अयस्क जो बारीक पीस करके रखा गया था बने जिसका निष्कर्षण करना है, वह हापर के माध्यम से इसके अंदर में प्रवेश किया जाएगा। तो इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और यहाँ नोट कर लीजिए कि इस भट्ठी में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वह भाग का नाम क्या है, तो अग्नि स्थल होता है। अग्नि स्थल मतलब जहाँ जो चित्र में देख लीजिए जहाँ यह जल रहा है उसी को क्या कहते हैं, अग्नि स्थल कहा जाता है। इस स्थान पर ईंधन को जलाया जाता है। मतलब जो ईंधन होते हैं यहाँ पे जलते हैं उसी स्थान को क्या कहते हैं, अग्नि स्थल कहते हैं। इस स्थान पर ईंधन क्या होता है, जलाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि अग्नि स्थल का मतलब होता है कि वह स्थान जहां पर ईंधन को क्या होता है, जलाया जाता है। दूसरा स्थान है चूल्हा। चूल्हा क्या होता है, इस स्थान पर एक बड़े पात्र में अयस्क को रखा जाता है। मतलब जो चूल्हा होता है उसमें जो बड़े पात्र में अयस्क को क्या करते हैं, रखा जाता है, जिसे हापर द्वारा समय समय पर गिराया जाता है। इस भट्ठी में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। मतलब चूल्हा जो होता है उसमें जो है अयस्क जो होते हैं हापर के द्वारा समय समय से उसके अंदर क्या करते हैं, गिराया जाता है। और इस भट्ठी में जो है ऑक्सीकरण की भी क्रिया और अपचयन की क्रिया दोनों क्रियाएं इसके अंदर संपन्न होती हैं। ऑक्सीकरण के लिए वायु की धारा प्रवाहित करते हैं और जबकि अपचयन के लिए अयस्क में कोक मिलाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जो परावर्तनी भट्ठी में ऑक्सीकरण के लिए किसकी धारा, तो वायु की धारा, वायु मतलब हवा की धारा प्रवाहित करते हैं, जबकि अपचयन के लिए अयस्क में कोक को मिलाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा चूल्हा। अब लास्ट इसमें जो है ध्यान देंगे, इसमें 4 भाग हैं और इसमें जो है लास्ट में आपका चिमनी है,
उसके ऊपर क्या होता है, हापर होता है। तो अब हापर नोट कर लेंगे। हापर क्या है, तो ये चूल्हे के ठीक ऊपर होता है, मतलब जहाँ चूल्हा होता है उसके ठीक ऊपर क्या होता है, हापर होता है। इसके द्वारा धान को चूल्हे में गिराया जाता है। धान का मतलब आयस का, आयस जिसका निष्कर्षण करना है वह जो है उसी को धान कहा जाता है। धान को चूल्हा में गिराया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि हापर क्या है, वह किसके ऊपर होता है, तो चूल्हे के ठीक ऊपर होता है, जिसके द्वारा उसमें धान को चूल्हे में गिराया जाता है। अब यहाँ नोट करेंगे चिमनी। यह भट्ठी का सिरे पर स्थित होता है। यह भट्ठी के सिरे पर क्या है, स्थित होता है। इसमें बेकार गर्म गैसें को निकलने का द्वारक होता है। द्वारक मतलब रास्ता होता है। उसके अंदर जो गर्म गैस होती हैं और जो उसका धुआं होता है वह बाहर निकलने का क्या होता है, द्वारक होता है, मतलब द्वार बना होता है। उसी को क्या कहते हैं, चिमनी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा परावर्तनी भट्ठी में कितने भाग थे, अग्नि स्थल, चूल्हा, हापर और क्या है, चिमनी है। तो यह जो 4 भाग आपको बताया गया, तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है ये पूरे भाग आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब विशेष में कुछ याद कर लेंगे। इस भट्ठी में तांबा, सीसा, टीन आदि धातुओं का निस्तापन तथा भर्जन किया जाता है। मतलब परावर्तनी भट्ठी में किसका किसका निस्तापन भर्जन करते हैं, तो इस भट्ठी में तांबा का, सीसा का, टीन का आदि धातुओं को निस्तापन तथा भर्जन किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा परावर्तनी भट्ठी। अब हम लोग पढ़ेंगे मफल भट्ठी क्या है। तो परावर्तनी भट्ठी के बाद से कौन से भट्ठी पढ़ेंगे, मफल भट्ठी। तो मफल भट्ठी क्या होता है, तो मफल भट्ठी याद रखेंगे क्या है और इसमें किसका निष्कर्षण किया जाता है। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि इस भट्ठी में उच्च ताप सह ईंटों से बने 2 कक्ष होते हैं। मतलब इसके अंदर जो है सह ईंटों मतलब ईंटों के साथ बने होते हैं और 2 कक्ष होते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं जिसे मफल कहते हैं। अब यहाँ चित्र में समझ लेंगे कि यहाँ 2 भाग कौन कौन से हैं। तो एक भाग यह है और एक भाग जो है यह है। तो इसमें 2 भाग बना हुआ है। पहले भाग और दूसरे भाग किस ईंटों से बने हैं, तो पके मतलब अग्नि से ईंटों से बने हुए हैं। तो यहाँ लिख देंगे स ईंटों से बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मफल कहते हैं। इस भट्ठी के द्वारा सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता आदि का प्रगलन कराया जाता है। प्रगलन मतलब गलाया जाता है। मफल भट्ठी में सोना को, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता आदि को क्या करते हैं, प्रगलन मतलब गलाया जाता है। सांद्रित आयस को मफल में भर कर उसे गर्म किया जाता है, तो गलित धातु भट्ठी के पेदी में एकत्र हो जाता है। मतलब जो है सांद्रित आयस को मफल भट्ठी में जब भर देते हैं और जब गर्म किया जाता है तो वह गलित अवस्था में, गलित मतलब गला हुआ धातु जो है भट्ठी के पेदी में एकत्र हो जाता है। जैसे अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे कि यह 2 भाग है, पहला खंड है और यहाँ दूसरा खंड है। जो यहाँ बना हुआ है ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड और एक कार्बन का अस्तर लगा हुआ है। यह इसमें अग्नि है। यह अग्नि देख रहे हैं, अग्नि जो जल रहा है। और ये जो बना हुआ है मफल, इसको कहते हैं। व्यर्थ गैस है या व्यर्थ गैस निकलने के लिए द्वारक बना है। इसमें 2 द्वारक लगा होता है। जो खराब गैस होते हैं वो निकलने के लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, द्वारक लगा हुआ है। और इस अग्नि में जब इसको जलाया जाता है मतलब गर्म किया जाता है, तो यह जो अयस्क हैं वह गल करके किस में आ जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, पानी की तरह हो जाते हैं। इसमें प्रगलन मतलब इसमें जो सोना हो, चांदी हो, एल्युमिनियम हो, इसमें क्या होते हैं, गल करके लिक्विड के रूप में बदल जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मफल भट्ठी क्या है और मफल भट्ठी में किसका जो है प्रगलन किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में से बना लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वात्या भट्ठी। वात्या भट्ठी क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे।
तो वात्या भट्ठी लगभग 30 से 50 मीटर ऊंची लोहे की चिमनी जैसी संरचना होती है। मतलब वात्या भट्ठी का जो आकार होता है वह 30 से 50 मीटर ऊंची जो है लोहे की चिमनी जैसी क्या होती हैं, संरचना होती हैं, जिसका व्यास 8 से 10 मीटर तक होता है। मतलब इसका जो व्यास होता है, मतलब गोलाकार जो रहेगा उसका व्यास जो है 8 से कहाँ तक, 10 मीटर तक होता है। यह दो शंक्वाकार भागों से मिलकर के बना होता है। मतलब वात्या भट्ठी जो है दो शंक्वाकार भागों से मिलकर के बना होता है। ऊपरी शंकु को बाडी कहते हैं। ऊपरी शंकु को क्या कहते हैं, बाडी कहते हैं। बाडी के ऊपरी सिरे पर हापर लगा होता है। बाडी के जो सबसे ऊपरी सिरे होते हैं वहाँ पे क्या लगा होता है, हापर लगा होता है, जहाँ से चार्ज या धान को गिराया जाता है। चार्ज या धान का मतलब आयस जो है जिसका निष्कर्षण करना है उसमें क्या करते हैं, हापर में गिराया जाता है। इसमें दो क्या लगते हैं, ट्यूबर लगे होते हैं, जिसमें गर्म गैसें भट्ठी को में झोंकी जाती है तो भट्ठी के निचले सिरे का ताप 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब वात्या भट्ठी में जो है दो ट्यूबर लगे होते हैं। कितने, दो ट्यूबर लगे होते हैं, जिससे गर्म गैसें भट्ठी में झोंकी जाती है। भट्ठी के निचले सिरे का ताप कितना होता है, 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आयस का प्रगलन हो जाता है। मतलब 1600 डिग्री सेल्सियस पे जो आयस रहेगा तो वह आयस क्या हो जाता है, प्रगलन हो जाता है। गलित धातु भट्ठी के पेदी में तथा इसके ऊपर धातुमल एकत्र होता है, जिसे निकास द्वारा क्या होते हैं, निकाल देते हैं। मतलब यह हुआ कि वात्या भट्ठी में दो ट्यूबर लगे होते हैं, जिसमें गर्म गैसें भट्ठी के अंदर जब झोंकी जाती है तो भट्ठी के निचले सिरे का ताप कितना होता है, 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर आयस क्या होता है, गल जाता है, प्रगलन हो जाता है। और गली जो धातु होता है भट्ठी के पेदी में तथा इसके ऊपर जो धातुमल एकत्र हो जाते हैं। धातुमल मतलब उसके अंदर जो मल होते हैं, जो हमारे धातु जो प्रगलन हो जाते हैं उसके अंदर जो मल होते हैं वह एकत्र हो जाते हैं और जिसे निकास द्वारा इसे क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वात्या भट्ठी क्या है, वात्या भट्ठी का आकार क्या है। और वात्या भट्ठी का चित्र के बारे में समझेंगे तो वात्या भट्ठी का चित्र के बारे में समझ लीजिए। यह वात्या भट्ठी का चित्र है और इसमें जो है ऊपर का सबसे ऊपरी भाग जो बना हुआ है उसको हापर कहा जाता है। और इसमें जो जब इसको आयस को डाला जाता है तो यहाँ से इसके नीचे जो ताप है यहाँ से धीरे धीरे ताप क्या होता है, बढ़ता जाता है और आयस्क जो होते हैं वो धीरे धीरे गल जाते हैं और धातुमल जो है एकत्र हो जाता है और वो धातुमल क्या होते हैं, बाहर निकाला जाता है। और जो गलित आयस होते हैं ये निकलने का इसका क्या होता है, द्वारक होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को अपने कॉपी में बना लीजिएगा। इसमें कितने ट्यूबर लगे होते हैं, तो दो ट्यूबर लगे होते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ पे लगे हुए हैं। दो ट्यूबर लगे होते हैं जिसके माध्यम से किसको झोंका जाता है, जिसके माध्यम से गर्म गैसें भट्ठी के अंदर जब झोंकी जाती है और नीचे के सिरे पर यहाँ पे ताप क्या होता है, उसका 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसके द्वारा वह धातु जो है प्रगलन हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को बना लीजिएगा, शॉर्ट इसके ले लीजिएगा। यह आपके बुक में भी ये आपका है, लेकिन यह जो बताया गया है यह आपकी बुक में नहीं है, इसलिए सरल भाषा में आपको बताया गया है जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। तो अगला हम लोग भट्ठी पढ़ेंगे, विद्युत भट्ठी क्या है। तो विद्युत भट्ठी क्या है, इस भट्ठी का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ विद्युत सस्ती और सुलभ हो तथा प्रगलन के लिए अत्यंत उच्च ताप की आवश्यकता हो, जिसे लोहे का प्रगलन हो जाए। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके आर्क से ताप उत्पन्न किया जाता है। मतलब विद्युत जो भट्ठी होता है उसका उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर विद्युत जो है पर्याप्त हो, सस्ती हो और सुलभ हो, और क्या है, प्रगलन के लिए अत्यंत उच्च ताप की इसमें क्या होती हैं, आवश्यकता होती हैं, जिससे लोहे का इसमें प्रगलन
हो जाए। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और आर्क मतलब यह होता है कि उसके अंदर जब वैद्युत धारा जाता है तो वह गर्म हो जाता है, जिसके द्वारा लोहे को क्या करता है, प्रज्वलन कर देता है। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि विद्युत भट्ठी क्या है और इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। तो आयरन जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब लोहा कितने प्रकार के होते हैं, तो निम्न प्रकार के हैं। पहला ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। अब ढलवा लोहा क्या है, पिटवा लोहा क्या है, इस्पात क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से नोट जरूर कीजिए अपने कॉपी में। ढलवा लोहा वह लोहा जिसमें लगभग 93 से 94% एफई, मतलब ध्यान देंगे कि वह लोहा जिसमें लगभग कितने 93 से 94% जो है एफई, 2 से 4% कार्बन तथा शेष जो है एसआई, पी, यस और यमन अशुद्धियाँ होती हैं, ऐसे लोहा को ढलवा लोहा कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, वह लोहा है जिसमें 93 से 94% जो है एफई है और 2 से 4% जो है कार्बन है, शेष जो है एसआई है, फास्फोरस है, सल्फर है, यमन जो की अशुद्धियाँ होती हैं, ऐसे लोहा को क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। तो ढलवा लोहा की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, निश्चित ही परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे पिटवा लोहा क्या होता है। ढलवा लोहा के बाद से पिटवा लोहा क्या है, तो इसमें 98.8 से 99.9% एफई, मतलब इसमें जो है एफई का जो परसेंटेज है वह 98.8 से लेकर के 99.9% जो है एफई है और 0.1 से 0.25% जो है कार्बन है, शेष जो है एसआई है, पी है और यमन के अशुद्धियाँ होती हैं। ऐसे लोहा को क्या कहेंगे, पिटवा लोहा कहते हैं। तो पिटवा लोहा की भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग समझेंगे इस्पात। इस्पात क्या होता है, तो इसमें 98 से 99.8% एफई और 0.25% से 1.5% तक क्या होता है, कार्बन होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस्पात को, पिटवा लोहा को, ढलवा लोहा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। कौन कितने प्रतिशत हैं इसको आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ढलवा लोहा से पिटवा लोहा और इस्पात बनाना कैसे होता है। ढलवा लोहा से पिटवा लोहा और इस्पात कैसे बनता है, अब इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है कि ढलवा लोहा से पिटवा लोहा कैसे बनता है। तो यहाँ लिखेंगे कि ढलवा लोहा से पिटवा लोहा बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किया जाता है। मतलब ढलवा लोहा से अगर पिटवा लोहा बनाते हैं तो एक विशेष प्रकार का कौन सा भट्ठी का प्रयोग करते हैं, तो परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किया जाता है, जिसे पलटनी भट्ठी भी कहा जाता है। परावर्तनी भट्ठी का दूसरा नाम क्या हो गया, यहाँ पर पलटनी भट्ठी भी कहते हैं। इस भट्ठी में ढलवा लोहा के छीलन लेकर वायु के उपस्थित में गर्म करते हैं तो अशुद्धियां निकल जाती हैं और लेई के रूप में पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो है इस भट्ठी में ढलवा लोहा के छीलन लेते हैं और वायु के उपस्थित में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अंदर का जो अशुद्धियां होती हैं वह निकल जाती हैं और जो ढलवा लोहा होता है वह लेई के रूप में पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। मतलब ढलवा लोहा किस रूप में बन जाता है गर्म करने पर, तो ढलवा लोहा जो है गर्म करने पर लेई बन जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि ढलवा लोहा से पिटवा लोहा कैसे बनता है। तो इस किस भट्ठी का प्रयोग करते हैं, तो परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग करते हैं। पारा भट्ठी में किस लोहा को रखते हैं, तो ढलवा लोहा को रखते हैं और वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसके अंदर की जो अशुद्धियाँ होती हैं वह निकल जाती हैं और लेई के रूप में पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है।
अब यहाँ नोट कर लेंगे कि पिटवा लोहा ढलवा लोहा के पंडलिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। पिटवा लोहा ढलवा लोहा से क्या होता है, पंडलिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। पिटवा लोहा का उपयोग लोहे की चैन, दरवाजा, युग्मन आदि बनाने में होता है। तो पिटवा लोहा का उपयोग कहाँ करते हैं, जो लोहे की चैन बनता है, दरवाजा बनता है, इसमें पिटवा लोहा का उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि ढलवा लोहा से पिटवा लोहा कैसे बनता है और पिटवा लोहा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पिटवा लोहा से इस्पात बनाना कैसे बनता है। तो बहुत आसान विधि है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो पिटवा लोहा से इस्पात तैयार करने के लिए बेशेमर परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। तो बेशेमर परिवर्तक के बारे में बताया जा चुका है। बेशेमर परिवर्तक के आकृति जो होता है वह नाशपाती के आकार का होता है और उसको बताया जा चुका है। यदि आप बेशेमर परिवर्तक नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके बेशेमर परिवर्तक का चित्र भी समझेंगे और इसके कार्यविधि के बारे में भी जान जाएंगे। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के जरूर वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे किस में प्रयोग करेंगे, बेशेमर परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इनमें अग्निशः ईंटों के बने संदूकों में पिटवा लोहे की छड़ें बिछाकर इस पर चारकोल चूड़ बिछा देते हैं। मतलब जो है बेशेमर परिवर्तक में जो अग्निशः ईंटों का जो बना होता है, संदूक होता है, मतलब बॉक्स के जैसे होता है, उसमें पिटवा लोहा की छड़ों को बिछा देते हैं और उसमें चारकोल का चूर्ण को भी क्या करते हैं, बिछा देते हैं। इन संदूकों को एक भट्ठी में 1000 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 10 से 12 दिन तक के लिए गर्म करते हैं। इसके द्वारा इस्पात हो जाता है। मतलब पिटवा लोहा से जब इस्पात जब बनाते हैं तो बेशेमर परिवर्तक में पिटवा लोहा को रखते हैं और उसमें चारकोल छिड़क देते हैं। चारकोल का चूर्ण रहता है, उसमें बिछा देते हैं और उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 12 दिन तक जब गर्म करते हैं तो वह पिटवा लोहा क्या बन जाता है, इस्पात बन जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि पिटवा लोहा से इस्पात कैसे बनता है। अब विशेष में याद रखेंगे कि वात्या भट्ठी से प्राप्त अशुद्ध आयरन को कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। एक बार जो है क्वेश्चन आया था परीक्षा में 1 नंबर में, पिग आयरन से आप क्या समझते हैं। तो कितना आसान है, वात्या भट्ठी से प्राप्त जो होते हैं अशुद्ध आयरन को कच्चा लोहा कहते हैं और इस कच्चा लोहा को ही क्या कहा जाता है, पिग आयरन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि पिग आयरन की परिभाषा क्या है। बहुत आसान परिभाषा है। जो वात्या भट्ठी से जो अशुद्ध आयरन होता है और उसी को हम कच्चा लोहा भी कहते हैं और पिग आयरन भी कहा जाता है। पिग आयरन में लगभग याद रखेंगे 95% एफआई होता है और 4 से लेकर के 4.5% तक कार्बन होता है तथा शेष जो होता है एसआई, पी, एस, एमएन की अशुद्धियां होती हैं। तो पिग आयरन में कितने परसेंट एफआई होता है, तो 95% जो होता है एफआई होता है, शेष जो होता है कार्बन होते हैं और उसके अंदर जो है कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। पिग आयरन का उपयोग ध्यान देंगे, पिग आयरन का उपयोग मुख्यतः ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात के निर्माण में किया जाता है। अब यहाँ जो है आईएमपी बातें को नोट कर लीजिए। जो पिग आयरन होता है उसका जो उपयोग होता है वो ढलवा लोहा बनाने में, पिटवा लोहा बनाने में और इस्पात के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि पिग आयरन क्या होता है और पिग आयरन में जो एफआई कितने % है और पिग आयरन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ होता है। तो एल्युमिनियम का उपयोग जो है निम्न है। तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिएगा कि एल्युमिनियम का उपयोग, और एल्युमिनियम का उपयोग जो है निम्न है। पहला कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, तो वैद्युत के तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एल्युमिनियम का उपयोग जो होता है वैद्युत का जो तार होता है, वैद्युत तार आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे। जो वैद्युत जो तार बनता है वो किसका बनता है, एल्युमिनियम का बनता है। घर के बर्तन बनाने में, मतलब घर का जो बर्तन होता है एल्युमिनियम का भी बना होता है। चॉकलेट टॉफी का जो रेपर बनाते हैं वो भी क्या होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। वाइवान बनाने में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है और मिश्र धातु बनाने में भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यह 5 उपयोग
उपयोग आपको बताया गया है। तो इस 5 उपयोग को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चल के कंपटीशन का जब एग्जाम देंगे आप सभी विद्यार्थी, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एल्यूमीनियम का उपयोग कहाँ पे करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि वैद्युत तार किसका बना होता है, तो वैद्युत तार किसका बना होता है, तो एल्यूमीनियम का बना होता है। अब अगला हम लोग लिखेंगे ढलवा लोहा का उपयोग कहाँ करते हैं। तो ढलवा लोहा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो लिखेंगे ढलवा लोहा का उपयोग जो है निम्न है। पहला जो है स्टोव बनाने में, जो स्टोव बनाया जाता है तो इसमें कौन से लोहे का प्रयोग करते हैं, तो स्टोव बनाया जाता है तो ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। नलों के पाइप, जो नलों का जो पाइप होता है बनाया जाता है तो किस लोहे का प्रयोग करते हैं, तो ढलवा लोहे का उपयोग किया जाता है। खिलौना बनाने में ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो ढलवा लोहा का यहाँ पर 3 उपयोग आपको बताया गया और इस 3 उपयोग को आप सभी विद्यार्थी से नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह उपयोग आप लोग को याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पिटवा लोहा का उपयोग कहाँ करते हैं। तो पिटवा लोहा का जो उपयोग है ये भी क्या है, निम्न है। निम्न का मतलब नीचे क्रमशः 1-2 करके बताया जाएगा और इसे आपसे विद्यार्थी नोट करते चलेंगे। तो पहला जो है पिटवा लोहा का उपयोग जो है तार बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। जो तार बनता है तो उसका वैद्युत तार नहीं है, यहाँ पे ध्यान देंगे, तार बनाने में तार बनाया जाता है। नट बोल्ट जंजीर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कृषि के यंत्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो कृषि के जो यंत्र होते हैं वो बनाने में इसका जो है पिटवा लोहा का उपयोग किया जाता है। तो पिटवा लोहा का यहाँ पर 3 उपयोग आपको बताया गया। इस 3 उपयोग को भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कि पिटवा लोहा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला उपयोग कहाँ करते हैं, तो तार बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या करते हैं, तो नट बोल्ट जंजीर बनाने में किया जाता है। कृषि यंत्र, कृषि यंत्र मतलब क्या होता है, जैसे ट्रैक्टर आपका बनता है, ट्रैक्टर के द्वारा जो हल होते हैं जोतने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कृषि यंत्र में जो हल का प्रयोग करते हैं किस लोहे का प्रयोग करते हैं, तो पिटवा लोहा का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टील का उपयोग कहाँ होता है। तो स्टील का उपयोग पहले नोट कर लीजिए और स्टील का जो उपयोग है निम्न है। पहला जो है बर्तन बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है और सर्जरी के उपकरण बनाने में, जो सर्जरी किया जाता है, जो वहाँ डॉक्टर रहते हैं वहाँ सर्जरी करने के लिए जो उपकरण होते हैं उसके बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो बर्तन बनाने में, सर्जरी के उपकरण बनाने में स्टील का उपयोग होता है। बर्तन मतलब क्या हुआ, आपके घर पे जो स्टील का क्या होता है, बाल्टी होता है, स्टील का लोटा होता है, स्टील का जो है जग होता है, ये सब क्या है, सब बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब जिंक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो जिंक का जो उपयोग जो है निम्न है। जिंक का उपयोग कहाँ कहाँ है, पहला जो है गैल्वेनी सेल बनाने में, जो गैल्वेनी जो सेल होता है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जिंक का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में, मतलब जो इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड जो होते हैं इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जिंक का उपयोग किया जाता है। अगला जो है तीसरा इसका उपयोग है जिंक प्लेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जिंक का उपयोग जो होता है गैल्वेनी सेल बनाने में भी होता है, इलेक्ट्रोड बनाने में भी होता है, जिंक प्लेट बनाने में भी होता है और मिश्र धातुओं के निर्माण में भी जिंक का उपयोग किया जाता है। और पांचवा जो इसका उपयोग है सिल्वर के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। और छठवां इसका उपयोग है पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आप सभी विद्यार्थियों को 6 जो उपयोग बताया गया, तो आप सभी विद्यार्थी 6 उपयोग जिंक का समझ लिए होंगे कि जिंक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा जिससे एक अच्छे से नोट्स आपका बन जाए। तो आज जो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम समाप्त हो गया। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। आप सभी विद्यार्थी कमेंट नहीं करते हैं तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास को चलाया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो जाए। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का पढ़ाई इतना ही, तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।